वेलकम टू एसवीपी सिविल टेक। तो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ स्टील मशीनरी एंड टिम्बर स्ट्रक्चर। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DSMS। इसको आप क्या बोलते हैं? स्टील। बहुत से स्टूडेंट इसको स्टील ही बोलते हैं और टीचर भी स्टील ही बोलते हैं, जो कि ठीक है, बट इसका जो वास्तविक नाम है डिजाइन ऑफ स्टील मशीनरी एंड टिम्बर स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे इसमें सबसे पहले डिजाइन ऑफ स्टील के बारे में। तो डिजाइन ऑफ स्टील के बारे में अध्ययन करने से पहले जो स्टील के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उसमें जितने भी स्ट्रक्चर प्रयोग किए जाते हैं, जो भी सेक्शन प्रयोग किए जाते हैं स्ट्रक्चर बनाने में स्टील के, उन सभी सेक्शन के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक, तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संरचनात्मक इस्पातीय खंड यानी स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। सबसे पहले हम इसके बारे में आपसे परिचय करा रहे हैं। आपको बता दें कि जो भी इंजीनियरिंग संरचनाएं बनाई जाती हैं उसमें क्या करते हैं, अनेक मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे कि मशीनरी हो गया, प्रकास्ट टिम्बर हो गया, कंक्रीट और स्टील। इसमें जो स्टील होता है, टिम्बर कंक्रीट और मशीनरी की तुलना में जो स्टील होता है, इसका विशेष महत्व है। ये जो स्टील है इसका टेंशन, कंप्रेशन और शियर में भार वहन करने की क्षमता हो अधिक होती है। क्या होती है? टिम्बर कंक्रीट मशीनरी के तुलना में जो स्टील है इसके भार वहन करने की क्षमता अधिक होती है। समान खंड के लिए यदि एक समान खंड बनाए जाएं, जैसे कि इतना बड़ा अगर खंड बना दिया जाए, ये टिम्बर का ही बना दिया जाए, फिर मशीनरी का ही बना दिया जाए, उसके बाद स्टील का ही बना दिया जाए और कंक्रीट का ही बना दिया जाए, तो जो कंक्रीट होगी और मशीनरी होगी और जो टिम्बर होगी, इसकी तुलना में जो हमारा इस्पात होगा, जो स्टील होगा, उसके भार वहन करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक, तो जो जटिल संरचनाएं होती हैं जिसको हम कंक्रीट के द्वारा नहीं बना पाते हैं, टिम्बर के द्वारा नहीं बना पाते हैं, मशीनरी के द्वारा नहीं बना पाते हैं, तो ऐसी संरचनाओं की जो है डिजाइन की जाती है, कैसे की जाती है? स्टील के द्वारा की जाती है। क्या करते हैं उसमें? हम स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। ठीक, जो स्ट्रक्चरल स्टील होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है? लोहा होता है। क्या होता है? आयरन जो होता है स्ट्रक्चरल स्टील का मुख्य घटक होता है, और इसमें अन्य पदार्थ मिश्रित करके, जो लोहा होता है उसमें अन्य पदार्थ मिश्रित करके उसके यांत्रिक गुणधर्मों जैसे कि तनन क्षमता, तन्यता इत्यादि जो गुण होते हैं स्टील के, उसमें क्या करते हैं? सुधार कर लिया जाता है। जो सामान्यतः लोहा होता है पिग आयरन के रूप में उपलब्ध होता है। जो लोहा होता है सामान्यतः किसके रूप में उपलब्ध होता है? पिग आयरन के रूप में। इसके शुद्धिकरण से इस पिग आयरन को शुद्ध करके इसको ढलवा लोहे में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक, जो कच्चा लोहा होता है उसको, जो कच्चा लोहे का जो अयस्क होता है उसको झोंका भट्टी में पिघलाकर क्या करते हैं? पिग आयरन बनाते हैं और कास्ट आयरन बनाते हैं। ठीक, अब चलिए बात करते हैं ढलवा लोहे के बारे में, यानी कास्ट आयरन के बारे में। तो कास्ट आयरन होता है, इसमें जो कार्बन की जो मात्रा होती है 2 से 4% होती है। जो कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 2 से 4%, और इसकी तनन क्षमता बहुत कम होती है। जो ढलवा लोहा होता है उसकी तनन क्षमता कम होती है, लेकिन जो संपीड़न क्षमता होती है, जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है उसकी क्या होती है? अधिक होती है। चलिए बात करते हैं पिटवा लोहे के बारे में, यानी राट आयरन। पिटवा लोहा का बोलते हैं राट आयरन। यह जो राट आयरन है यह लोहे का शुद्धतम रूप है, यह सबसे शुद्ध रूप है। जो इसमें कार्बन की मात्रा होती है राट आयरन में कितनी होती है? 0.15%। कितनी होती है? 0.15% राट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है। यह तन्य होता है और अधातुवर्धनीय तथा चीमड़ होता है। कैसा होता है? राट आयरन तन्य होता है, अधातुवर्धनीय होता है तथा चीमड़ होता है। चलिए अब बात करते हैं इस्पात के बारे में। तो जो इस्पात होती है स्टील, इसमें लगभग 1.5% क्या होता है? कार्बन होता है। इस्पात में कार्बन कितना होता है?
1.5%। यह अधिक लचीला, तन्य अधातवर्धनीय होता है, परंतु जो इसको जंग है आसानी से लग जाता है। जो इस्पात होता है इसको जंग आसानी से लग जाता है। अब मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील के बारे में बात करते हैं। तो जो माइल्ड स्टील है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.15 से 0.3%। कितनी होती है? 0.15 से 0.3% तक माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। जो माइल्ड स्टील है इसमें तन्यता होती है, जिस कारण इसे विभिन्न खंडों में बेलित किया जा सकता है। बेलित किया जा सकता है मतलब इसको बनाया जा सकता है, इसको विभिन्न खंडों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक। जो माइल्ड स्टील है इसका विभिन्न संरचनाओं में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जो भी स्ट्रक्चरल बनाए जाते हैं उसमें माइल्ड स्टील का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब चलिए बात करते हैं जो स्टील है उसके एडवांटेज के बारे में। ठीक। तो जो स्टील है यह कंप्रेशन तथा टेंशन दोनों में क्या होता है? बहुत ही मजबूत होता है। स्टील क्या है? कंप्रेशन तथा टेंशन दोनों में मजबूत होता है। एकांक लंबाई में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। स्टील की जो एकांक लंबाई है उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। स्ट्रक्चर का डेड लोड कम होता है। बाकी जितने भी मटेरियल हैं उनकी तुलना में जो स्टील है इसका डेड लोड कम होता है और भार वहन करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक। इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान है। जो स्टील स्ट्रक्चर बनाए गए हैं इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान है। ठीक। इसकी स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा होती है। जो स्टील है इसकी स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक। अब स्ट्रक्चर को जल्दी बनाया जा सकता है। जो स्टील स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उसको जल्दी बनाया जा सकता है और बहुत जल्दी ही डिसमेंटल यानी कि मतलब उसको खंडित भी किया जा सकता है। ठीक। अब चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्टील के बारे में। तो डिसएडवांटेज ऑफ स्टील क्या है? जो स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है, यानी कि मतलब जो स्टील के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, कुशल लेबर की आवश्यकता होती है। ठीक। यह कम ध्वनि रोधक होता है। जो स्टील स्ट्रक्चर होते हैं इस पर थोड़ा सा भी अगर इम्पैक्ट लोड या कैसे भी अगर धक्का मारा जाए तो इसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि मतलब ध्वनि रोधक कम होता है। ठीक। यह कम अग्निरोधक होता है, यानी कि मतलब ये जो स्टील है, स्टील अगर अग्नि के संपर्क में आता है तो क्या होता है? खराब हो जाता है स्ट्रक्चर। इसमें ज्वाइंट ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? स्टील स्ट्रक्चर में ज्वाइंट ज़्यादा होते हैं। इसकी जो इनिशियल कास्ट होती है ज़्यादा होती है। स्टील स्ट्रक्चर की जो इनिशियल कास्ट होती है ज़्यादा होती है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा दिन तक सही रहता है। इसकी मेंटेनेंस कास्ट जो होती है ज़्यादा होती है। स्टील स्ट्रक्चर की जो मेंटेनेंस कास्ट है वो भी ज़्यादा होती है। तो पहले भी बात कर चुके हैं, फिर भी आपको बता रहे हैं कि जो स्टील है क्या है? लोहा तथा कार्बन से बना एक मिश्र धातु है। क्या है? स्टील लोहा तथा कार्बन से बना एक मिश्र धातु है। इसकी मैकेनिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टी को कार्बन की मात्रा बढ़ाकर क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ही हम इसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा? जो स्टील है इसके जो प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, क्या होगा? उस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि जो डक्टिलिटी है, जब कार्बन बढ़ाएंगे तो डक्टिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक। जब कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसका ब्रिटलनेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा और डक्टिलिटी कम हो जाएगी। जो इसकी टफनेस है क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। टफनेस क्या होगी? बढ़ जाएगी। हार्डनेस क्या होगी? ये भी बढ़ जाएगी कार्बन की मात्रा बढ़ाने पे। और जो स्ट्रेंथ है स्टील की वो भी अगर कार्बन की मात्रा बढ़ाया जाए तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं प्योरिटी के बारे में। तो जब स्टील है, स्टील में लोहा भी है और कार्बन भी है, तो जब कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जो प्योरिटी होगी स्टील की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक। और मेलाबिलिटी है, मेलाबिलिटी जो है क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी। ठीक। अब स्टील स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्चरल स्टील का प्रयोग किया जाता है। जो स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें स्ट्रक्चरल स्टील का प्रयोग करते हैं और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है लगभग 0.23% तक होती है। कितनी होती है? 0.23%। अभी आपको बताएं कि जो स्टील है, जो माइल्ड स्टील है, इसमें क्या होता है? इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 0.15 से 0.3% तक होती है, लेकिन जो स्टील स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जो इसमें स्टील प्रयोग किया जाता है, उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 0.23% तक होती है। ठीक। जो स्टील स्ट्रक्चर है इसकी संस्तुति कितना है? इसकी संस्तुति IS कोड द्वारा की गई है। किसके द्वारा? IS कोड के द्वारा की गई है।
जो निम्नवत है। ठीक, जैसे कि पहला जो IS कोड है, IS कोड 226/1975। ये क्या है? स्ट्रक्चरल स्टील स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है। कैसा होता है? ये जो IS कोड है ये स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्ट्रक्चरल स्टील के लिए है। जो दूसरा है IS कोड, IS 1977-1975 स्ट्रक्चरल स्टील ऑर्डिनरी क्वालिटी के स्टील के लिए बनाया गया है। ठीक, जो IS कोड 2062/1984 है, यह वेल्डेड स्टील के लिए, कैसे के लिए है? ये वेल्डेड स्टील के लिए है। जो IS कोड 1975 स्ट्रक्चरल स्टील जो है, ये किसके लिए है? हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील के लिए। ठीक, जो पांचवा हमारा IS कोड है, IS 8500/1977 वेल्डेबल स्ट्रक्चरल स्टील मीडियम टू हाई स्ट्रेंथ। जो वेल्डेबल स्ट्रक्चरल स्टील है, ये मीडियम टू हाई स्ट्रेंथ के लिए ये बनाया गया है IS कोड। इसमें आपको हम बता दें कि जो IS कोड ये जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है? तो IS जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड, यानी भारतीय मानक। और ये जो क्या है? एक हमारा कोड है। और ये जो क्या है? 1975 क्या है? ये हमारा सन है, यानी मतलब इस सन में इस कोड को बनाया गया। चलिए, जो IS कोड 2062/1992 के अनुसार, IS कोड 2062/1992 के अनुसार स्ट्रक्चरल स्टील को निम्नलिखित 3 ग्रेड में बांटा गया है। IS कोड 2062/1992 है, इसके अनुसार जो है स्ट्रक्चरल स्टील है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 ग्रेड में बांटा गया है। जो पहला ग्रेड क्या है? FE 410WA। ठीक, इसमें FE 410W कॉमन है। और क्या है फिर? ABC, यानी कि मतलब पहला क्या है? FE 410WA, FE 410WB और FE 410WC। चलिए, अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल स्टील जो होता है, इसको माइल्ड स्टील से बना जाता है। ठीक, स्ट्रक्चरल स्टील किससे बना जाता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। स्ट्रक्चरल स्टील में डाया बढ़ाते हैं, जैसे कि डाया इतना है, अगर इस डाया को हम इतना बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? जो यील्ड स्ट्रेस होगा स्टील का, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्टील के बारे में। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्टील में सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला क्या है? डेंसिटी, यानी कि मतलब घनत्व। तो जो स्टील का घनत्व होता है 7850 kg पर घन मीटर, यानी कि मतलब 7850 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर इसका डेंसिटी होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है कि जो स्टील होती है उसकी डेंसिटी कितनी होती है। तो कितनी होती है? 7850 kg प्रति घन मीटर। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है स्टील की? जो स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, कितनी होती है? 2.04 इंटू 10⁵ से 2.18 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm होती है। क्या होता है? इसका रेंज है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कितना है? 2.04 इंटू 10⁵ से 2.18 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। इसका जो पॉइजन रेशियो होता है कितना होता है? 0.30। कितना होता है? 0.30। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि मतलब रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है? 12×10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि मतलब उसके टेम्परेचर में अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें जो प्रसार होगा कितना होगा? इतना यूनिट होगी। ठीक, अब चलिए रासायनिक संगठन, यानी कि मतलब केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं स्टील के। तो भारतीय मानक 2062/1992 के अनुसार इस्पातों का रासायनिक संगठन निम्नवत होता है। जैसे कि जो ग्रेड क्या है? A, B और C, जो अभी हम आपको ग्रेड बताए हैं। जैसे कि FE 410WA, FE 410WB, FE 410WC। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? मैग्नीज की मात्रा कितनी होती है? सल्फर की मात्रा कितनी होती है? फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? और सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? ठीक, तो जो FE 410WA है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.23%। कितनी होती है? 0.23%। और मैग्नीज की मात्रा कितनी होती है? 1.5%। और सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 0.05%। और जो फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? 0.05%। सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? 0.04%। इसी प्रकार जो FE 410WB है,
इसमें क्या है, जो कार्बन की मात्रा कितनी है 0.022%, 0.22%, कितना है 0.22%। मैग्नीज की मात्रा कितनी है 1.5%। सल्फर की मात्रा कितनी है 0.045%। फास्फोरस की मात्रा कितनी है 0.045%। और सिलिकॉन की मात्रा कितनी है 0.04%। Fe410WC में जो है कार्बन की मात्रा कितनी होती है 0.2%, ठीक, 0.20%। मैग्नीज की मात्रा कितनी होती है 1.5%। सल्फर की मात्रा कितनी होती है 0.040%, ठीक। और फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है 0.040। और सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है 0.04, ठीक। अब इसको ध्यान से देखिए, इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें जो कार्बन की मात्रा है, ठीक, परिवर्तित हो रही है। मैग्नीज की मात्रा बिल्कुल नहीं परिवर्तित हो रही है, ठीक। सिलिकॉन की मात्रा भी बिल्कुल नहीं परिवर्तित हो रही है, ठीक। परिवर्तन किसमें हो रहा है, केवल कार्बन में, सल्फर में और फास्फोरस में। जो ये सभी जो स्टील है, इसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी होगी और मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा कितनी होगी 0.4% और मैग्नीज की मात्रा कितनी होगी 1.5%, ठीक। परंतु कार्बन की मात्रा पहले में कितनी होगी, ए में कितनी होगी 0.23, बी में कितनी होगी 0.22 और सी में कितनी होगी 0.20। सल्फर की मात्रा कितनी होगी 0.05 और बी में कितनी होगी 0.045 और सी में कितनी होगी 0.040, ठीक। फिर फास्फोरस कितनी होगी, ए में 0.05, बी में कितना होगा 0.045 और सी में कितना होगा 0.040, ठीक। तो इस टेबल को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका अध्ययन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। अब चलिए बात करते हैं संरचनात्मक इस्पातीय खंड, ठीक। जैसे कि जितने भी भवन बनाए जाते हैं, जो भवन बनाए जाते हैं या अन्य संरचनाएं बनाई जाती हैं जिस पर भार आता है, उसमें जो उपांग प्रयोग किए जाते हैं, ठीक, सुविधा के लिए क्या करते हैं, मृदु इस्पात की बेलित संरचनात्मक खंडों के आकार में बनाए जाते हैं, ठीक। जो भी संरचना में जो हम सेक्शन प्रयोग करते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक। इन खंडों को आकार, चौड़ाई, गहराई और मोटाई के अनुसार उन्हें अलग अलग नामित किया जाता है। जो भी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उसमें जो हम मेंबर प्रयोग करते हैं, जो उपांग प्रयोग करते हैं, उनका आकार अलग होता है, उनकी लंबाई अलग होती है, उनकी चौड़ाई अलग होती है, उनकी गहराई अलग होती है और इसके अनुसार हम उसको निम्न वक्त नामित करते हैं। जैसे कि पहला क्या है हमारा, बेलित इस्पातीय धरण, ठीक। रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, जो बीम प्रयोग की जाती है कैसे कैसे होती है, ये आई सेक्शन की तरह होती है, ठीक। इसको कहीं कहीं आई सेक्शन भी लिखता है, लेकिन इसका वास्तविक जो नाम क्या है, बेलित इस्पातीय धरण खंड, रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। जो दूसरा है हमारा क्या है, बेलित इस्पातीय चैनल सेक्शन, बेलित इस्पातीय चैनल सेक्शन, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। ये कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक। अब बात करते हैं बेलित इस्पातीय टी खंड, रोल्ड स्टील टी सेक्शन। ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है, अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार का। अब बात करते हैं बेलीय इस्पातीय कोणीय खंड यानी रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन। ये कैसा होता है, ये एक एंगल की तरह होता है, ठीक। अब बात करते हैं हम बेलित इस्पातीय नलिका खंड, किसके बारे में, बेलित इस्पातीय नलिका खंड यानी रोल्ड स्टील ट्यूब सेक्शन। एक ऐसे सेक्शन होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब अगला जो है बेलित इस्पातीय छड़ खंड, कैसा है, छड़ खंड, ये क्या होगा, सॉलिड होगा, रोल्ड स्टील बार सेक्शन। सातवां जो है बेलित इस्पातीय चपटी पत्ती यानी रोल्ड स्टील फ्लैट, कैसा होता है, ये पत्ती होती है ऐसे, ठीक। इसके बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक। क्या होता है कि इन इस्पातीय खंडों के परिमाप, क्षेत्रफल, प्रति इकाई लंबाई, भार तथा अन्य विवरण स्टील टेबल में दिया जाता है। ये जितने भी खंड हैं इनकी जो परिमाप है, क्षेत्रफल है और प्रति इकाई लंबाई का भार जो है और जो भी इसकी प्रॉपर्टी है
उस किस में दिया जाता है, स्टील टेबल में दिया जाता है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले बेलित इस्पातीय धरण खंड यानी कि मतलब रोल्ड स्टील बीम सेक्शन के बारे में। ठीक, तो यह आई खंड होता है। क्या होता है, ये आई खंड होता है। कैसा खंड होता है, इस तरह से आई खंड होता है। बीम सेक्शन जो होता है क्या है, आई खंड होता है। ठीक, चौड़ाई व गहराई के अनुसार इसे निम्नवत वर्गीकृत किया गया है। ठीक, चौड़ाई और जो उसकी गहराई है उसके अनुसार जो धरण खंड है, आई सेक्शन है, इसको निम्नवत वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि पहला जो है ISJB यानी कि मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम यानी भारतीय मानक छोटी धरण। इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, पर्लिन बनाने में करते हैं। मोस्टली इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, पर्लिन बनाने में करते हैं। ठीक, जो दूसरी है ISLV यानी कि मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, भारतीय मानक हल्की धरण। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, हम बीम के रूप में करते हैं। ठीक, तीसरा है ISMB यानी कि मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, भारतीय मानक मध्यम धरण। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, बीम बनाने में करते हैं। अगला जो है ISWB यानी कि मतलब इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम यानी कि मतलब भारतीय मानक चौड़ी धरण। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, बीम बनाने में करते हैं। ठीक, ये जो इसका प्रयोग हम कॉलम में भी कभी कभी करते हैं। पांचवा जो हमारा क्या है, भारतीय मानक ISHB यानी भारतीय मानक एच धरण यानी कि मतलब IS हैवी बीम। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कॉलम बनाने में करते हैं। ठीक, जो उपयुक्त धरण जो बताए हैं अभी ISWB, ISHB, ISJB जो भी बताए हैं, इनको गहराई के साथ नामित किया जाता है। किसके साथ नामित किया जाता है, गहराई के साथ नामित किया जाता है। जैसे कि दे दिया यहाँ पे ISMB 400। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम 400। ये जो भी यूनिट होती है आगे किस में होती है, mm में होती है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि भारतीय मानक धरण जिसकी लंबाई 400 mm है। ठीक, जो भारतीय मानक की जो लंबाई बीम है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम भारतीय मानक जो मध्यम धरण है, इसकी गहराई कितनी है, 400 mm है। ठीक, जो स्टील टेबल होता है उसमें इसके बारे में विस्तार से ब्यौरा दिया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको हम एक आई सेक्शन यानी बीम सेक्शन के बारे में बता रहे हैं। ये जो होता है क्या होता है, फ्लेंज होता है। क्या होता है, फ्लेंज होता है। ठीक, उसके बाद ये जो क्या होता है, वेव होता है। इसको क्या बोलते हैं, वेव। तो इसमें क्या होता है, आई सेक्शन में दो फ्लेंज होते हैं। ठीक, ये दो फ्लेंज होते हैं और एक क्या होता है, वेव होता है। ठीक, इसमें जो देखिए आपको फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं, यहाँ पे जो डी है क्या है, धरण की गहराई। जैसे कि ISAMB करके अगर दे दिया 400। ठीक, तो इसमें जो डी होगा क्या होगा, 400 होगा। ठीक, जो बी है फ्लेंज की चौड़ाई है, यानी कि मतलब यहाँ पे जो फ्लेंज है इसकी चौड़ाई क्या है, बी है। जो TW है यानी कि मतलब थिकनेस ऑफ वेव, यानी कि मतलब ये जो आपको वेव दिखाई दे रहा है इसकी थिकनेस क्या है, TW। ये जो TF है थिकनेस ऑफ फ्लेंज यानी फ्लेंज की मोटाई, ये जो आपका फ्लेंज है इसकी मोटाई जो क्या है, TF है। जो W है क्या है, एकांक जो धरण है जो भी धरण हो उसकी जो एकांक लंबाई होगी उसका भार है। एकांक लंबाई का भार कितना होगा, वो W है। ये जो है क्या है, धरण खंड का क्षेत्रफल। जो भी धरण खंड है इसको अगर देखा जाए, इसके एरिया निकाला जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, आई है, ये है। ठीक, अब बात करते हैं बेलित इस्पातीय चैनल खंड यानी कि मतलब रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन के बारे में। ठीक, ये जो हमारा फिगर में जो दिख रहा है क्या है, चैनल सेक्शन है, जिसको आप देखे होंगे। जो चैनल सेक्शन है इसको नाली खंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चैनल सेक्शन को। देखो ये देखिए, ये नाली की तरह दिखाई दे रहा है, इसमें से पानी को बहाया जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहता है, नाली खंड भी कहा जाता है। ठीक, धरण खंडों की भांति भी जो धरण खंड हम ऊपर वर्गीकृत किए थे, ISMB, ISWB, ISHB, इसी तरह जो चैनल सेक्शन में है इसको भी अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि पहले जो है क्या है, ISJC यानी कि मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। ठीक,
इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। दूसरा क्या जो है हमारा क्या है, ISLC यानी कि मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल यानी कि मतलब भारतीय मानक हल्की चैनल। तीसरा है ISMC यानी कि मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल यानी कि मतलब भारतीय मानक मध्यम चैनल। चौथा जो क्या है हमारा ISSC यानी कि मतलब इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल सेक्शन चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल भारतीय मानक विशेष चैनल। ये जो चैनल है इन्हें भी उक्त नामों के साथ गहराई के आधार पर नामित किया जाता है, जैसे कि ISLC 100, ISLC 100 दे दिया यानी कि मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल जो है 100 है, तो इसका मतलब इसकी जो गहराई है क्या है 100 mm है। ये चैनल सेक्शन है तो इसकी जो गहराई होगी ये वाली कितनी होगी 100 होगी। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं बेलित इस्पातीय नलिका के बारे में यानी रोल्ड स्टील ट्यूब के बारे में। तो ये जो सेक्शन होता है कैसा होता है, हल्का होता है, मध्यम होता है, मीडियम और भारी होता है। ठीक, ये खंड कैसा होता है, हल्का बनाया रहता है, मध्यम बनाया रहता है और भारी बनाया रहता है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, स्तंभ के रूप में करते हैं, संपीड़न के रूप में करते हैं, कंप्रेशन मेंबर के रूप में और तना न हुए यानी कि मतलब टेंशन मेंबर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक, जो ट्यूबुलर संरचनाएं बनाई जाती हैं, जो ट्यूबुलर संरचनाएं बनाई जाती हैं, ऐसी संरचना में ऐसे स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेंबर का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये क्या हमारा कैसा खंड है, ये नलिका खंड है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं बेलित इस्पाती छड़ के बारे में यानी रोल्ड स्टील बार के बारे में। ठीक, ये जो छड़ें हैं वर्गाकार तथा गोलाकार दो आकार में उपलब्ध होती हैं। ये जो बेलित इस्पाती छड़ें हैं ये दो आकार में उपलब्ध होती हैं, एक वर्गाकार होगा और एक क्या होगा गोलाकार होगा। ठीक, इस प्रकार इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है ISRO यानी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार भारतीय मानक गोलाकार छड़। ठीक, ये क्या है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड क्या है गोलाकार छड़ है। दूसरा क्या है ISSQ यानी कि मतलब भारतीय मानक स्क्वायर बार, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार, क्यू से क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, ये क्या है गोलाकार छड़ है ISRO और ये क्या है वर्गाकार छड़ है ISSQ। ठीक, अब चलिए बात करते हैं बेलित इस्पातीय चपटी पत्ती के बारे में। ये जो है ये जो सेक्शन है इसको चौड़ाई और मोटाई में क्या करते हैं अंकित करते हैं। कैसे अंकित करते हैं, चौड़ाई और मोटाई में अंकित किया जाता है। ठीक, इसका जो प्रयोग है जालक के रूप में यानी मतलब लेसिंग बार के रूप में करते हैं और किसके रूप में करते हैं टेंशन मेंबर तना बार के रूप में बारे में बात करते हैं। जैसे कि भूकंप से मकान को बचाने के लिए क्या करते हैं लेसिंग बार का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाइब्रेशन जब लैंड पे होता है तो हमारी जो मकान होती है भूकंप की वजह से क्या होता है फेल हो जाती है, तो इसलिए इसमें लेसिंग बार के रूप में ऐसे इसको लगा दिया जाता है। ठीक, जिससे कि मकान सेफ हो जाती है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं इसका उपयोग और कहाँ पे किया जाता है, जो इस्पातीय चिमनी बनाई जाती है। ठीक, और जो पानी की टंकी बनाई जाती है उसमें भी जो पतली चपटी पत्ती होती है उसी का प्रयोग किया जाता है। जो भी इस्पात की चिमनी या पानी की टंकी बनाई जाती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है रोल्ड स्टील फ्लैट सेक्शन का। ठीक, अब बारे में बात करते हैं कुछ उपयुक्त इसके जो टर्म हैं, जो जैसे कि 5 mm से जो कम मोटी पत्ती होगी उसको किसके रूप में करेंगे सीट के रूप में। ठीक, जो 5 mm से कम मोटी पत्ती होगी जो चादर होगी उसको सीट कहते हैं। क्या कहते हैं सीट। जब 6 mm से अधिक डाया होगा, जिस सेक्शन का डाया 6 mm से अधिक है उसको बार कहेंगे। ठीक, और जिसका डाया 6 mm से कम होगा उसको क्या कहेंगे वायर। अब यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए वायर और बार में अंतर क्या होता है। जो बार होती है उसका जो डाया होता है 6 mm से अधिक होता है और जिसका डाया 6 mm से कम है उसको क्या बोलेंगे वायर बोलेंगे। अब चलिए बात करते हैं इस्पातीय संरचना स्टील स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस्पातीय संरचनाएं जो होती हैं ये मूल रूप से किस चीज़ से बनाई जाती हैं, एल सेक्शन यानी कि मतलब एंगल सेक्शन से, टी सेक्शन से, ठीक, और आई सेक्शन बनाई जाती हैं। ठीक,
चैनल सेक्शन बनाई जाती हैं, टी सेक्शन बनाई जाती हैं, एंगल सेक्शन बनाई जाती हैं, और आई सेक्शन को एक दूसरे में कनेक्ट करके क्या बनाया जाता है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है स्टील का। ठीक, उसको विभिन्न स्थिति में रखेंगे, उसको जोड़ेंगे। ठीक, जैसा जैसे उसमें भार आएगा, जैसे कि कोई स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर हम बना दिए। ठीक, जैसा भी स्ट्रक्चर बना दिए, अगर इसमें टेंशन आ रहा है तो इसमें टेंशन अवयव का प्रयोग करेंगे, अगर इसमें कंप्रेशन रहा है तो कंप्रेशन का प्रयोग करेंगे। जैसा भार आएगा, जैसा उस पर जो अध्यारोपित भार होगा उसके अनुसार उसमें प्रयोग करेंगे। जैसे कि इसको धरन, स्तंभ, टाई, संपीड़न इत्यादि नामों से जाना जाएगा। ठीक, लंबे पार्ट जो होंगे, जैसे कि ये लंबा पार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा पार्ट हो गया। ठीक, तो उसके लिए गार्डर व कैंचियों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गार्डर और कैंचियों का प्रयोग करते हैं। लंबा पार्ट होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, गार्डर और कैंचियों का। ठीक, और ऊंचाई के लिए माचिका यानी कि मतलब ट्रेसल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ट्रेसल व क्रेन का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस्पात की मुख्य संरचनाएं आप लोग बहुत देखे होंगे, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर जो भी संरचनाएं होती हैं, जो भी वहाँ पर सेट बनाया जाता है, उस किसका बनाया जाता है, स्टील का बनाया जाता है। इस समय जो भी नई नई जो गन्ना मिलें बन रही हैं, वो इसमें भी किसका प्रयोग किया जा रहा है, स्टील का प्रयोग किया जा रहा है, स्टील सेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। जितने भी नई नई कंपनियां बन रही हैं उसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, स्टील सेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, इस प्रकार कुछ जो स्टील सेक्शन है इसको कंपोजिट करके, इसको एक साथ जोड़ करके जो एक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, ये क्या है, हमारा आई सेक्शन है, यानी कि मतलब बीम है। ठीक, इसमें हम एक प्लेट प्रयोग किए, इधर भी प्लेट प्रयोग किए। ठीक, इसमें हम चार क्या किए, एंगल सेक्शन प्रयोग किए। ठीक, और इसको जोड़ दिए। इस प्रकार जोड़ने के बाद क्या बन गया, हमारा बॉक्स गार्डर बन गया। ठीक, इसमें एक पत्ती इधर लगी, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, ये इसको क्या किए हैं, यहाँ पे एंगल सेक्शन लगाए हैं। ठीक, और एंगल सेक्शन लगाकर इसको क्या कहते हैं, बॉक्स गार्डर बना दिए हैं। ठीक, ये क्या है, बॉक्स गार्डर, ये क्या है, प्लेट गार्डर, और ये क्या है, आई गार्डर। इसको क्या बोलते हैं, ये जो है गार्डर, इसको क्या बोलते हैं, आई गार्डर। ये जो है क्या है, प्लेट गार्डर है, और ये क्या है, बॉक्स गार्डर है। ठीक, अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं संरचनाओं पर भार, यानी कि मतलब लोड ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि मतलब स्ट्रक्चर पे कौन कौन से लोड आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो अभिकल्पन है, जो भी स्ट्रक्चर है इंजीनियर उसका अभिकल्पन कर रहा है, तो उसका अभिकल्पन कैसे करेगा, उसका डिजाइन कैसे करेगा, उस पर आने वाले भार का जो परिणाम है उसको ध्यान में रखते हुए करेगा। ठीक, आप भी अगर इंजीनियर हैं, श्योर है आप इंजीनियर हैं तभी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक, तो आपको अगर किसी संरचना के डिजाइन करने के लिए दे दिया गया है, तो संरचना के जिस मेंबर पर जैसा भार आएगा उस भार का जो परिणाम क्या होगा, उस परिणाम को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, आप उस स्ट्रक्चर की, उस मेंबर की डिजाइन करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जैसा परिणाम आएगा स्ट्रक्चर के मेंबर पे, वैसा ही उसमें हम प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए उस मेंबर का डिजाइन करेंगे। ठीक, इस प्रकार संरचना पर जो आने वाला जो लोड है, जो भार है, उससे निम्नलिखित वर्गीकृत किए गए हैं। जैसे कि पहला हमारा क्या है, अचल भार, यानी कि मतलब डेड लोड। क्या है, डेड, यहाँ पे गलत से टाइप हो गया है, यहाँ पे डेड लोड होगा। ठीक, अचल भार। चल भार यानी कि मतलब लाइफ लोड। ठीक, तीसरा क्या है, पवन भार यानी विंड लोड। चौथा क्या है, हिम भार यानी स्नो लोड। आगे क्या है, भूकंप भार यानी कि मतलब सेस्मिक लोड। ठीक, अब चलिए बात करते हैं बारी बारी से इन सभी भार के बारे में। अचल भार यानी कि मतलब डेड लोड के बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से भार लिए जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। यह किसी संरचना पर आने वाला अस्थायी भार है। ये जो डेड लोड है किसी संरचना पर आने वाला अस्थायी भार होता है। जो डेड लोड होता है कभी बदलता नहीं है। ठीक, जब तक कि संरचना के जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव ना किया जाए। ठीक, इसमें क्या होता है, संरचना का स्वयं का भार आता है। ठीक, इसके बाद संरचना के साथ दृढ़ता से जो भी उपांग जुड़े होते हैं, जैसे कि कोई भी हम बिल्डिंग बना दिए, जैसे कि हम बिल्डिंग ऐसे बनाकर तैयार कर दिए। ठीक, इसी बिल्डिंग हो गई। उसके बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कोई मेंबर लाकर यहाँ पर जोड़ दिए, या जो भी
स्ट्रक्चर इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए ऐसे हम जोड़ दिए, तो ये जो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, डेड लोड के अंतर्गत। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है, संरचना का स्वयं का भार, संरचना के साथ दृढ़ता से जुड़े उपांगों और वस्तुओं का भार ठीक सम्मिलित होता है। ठीक, जैसे कि भवनों में धरणों के लिए धरण का भार एवं छत का भार तथा छत कैंची के लिए कैंची व स्वयं का भार तथा पर्लिन, छत आवरण और कवरिंग आदि का भार। ठीक, जैसे कि हम कोई स्लैब की जो बिल्डिंग बनाए हैं तो उसमें क्या होगा, जितनी भी बिल्डिंग में मेंबर यूज किए उसका भार आएगा, उसमें जो धरन यूज की होगी उसका भार आएगा, और जो उसमें स्लैब होगी उसका भार आएगा। ठीक, अगर छत कैंची बना रहे हैं उसमें क्या होगा, भवन का स्वयं का भार होगा, फिर कैंची का भार होगा, फिर उसमें पर्लिन प्रयोग करेंगे उसका भार होगा, और छत को जो आवरण उत्पन्न करेंगे, जो आवरण बनाएंगे, जो रूफ कवरिंग करेंगे उसका भार जो आएगा अचल भार यानी डेड लोड के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो इसके बारे में आप समझ लिए डेड लोड में कौन कौन सा लोड आएगा। अब चलिए बात करते हैं लाइव लोड यानी चल भार के बारे में। ठीक, तो ये होता है भवन में रहने वाले तथा अस्थायी तौर पर स्टोर की गई वस्तुओं का भार चल भार के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम, ये कमरा है हमारा, इसमें क्या किए, हम यहाँ पर कुर्सी लगा दिए, यहाँ पे मेज लगा दिए, यहाँ पे हम बेड लगा दिए। ठीक, यहाँ पे फ्रिज कूलर वगैरह रख दिए, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, लाइव लोड के अंतर्गत आएगा। ठीक, जो इसकी तीव्रता होती है, क्या होती है, जो लाइव लोड है इसकी तीव्रता हमेशा बदलती रहती है। क्या होती है, इसके मान में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। जो चल भार है इसमें होने वाला जो परिणामों का विश्लेषण चल भार की स्थिति को ज्ञात करके किया जाता है। ठीक, तथा इसमें उत्पन्न प्रतिबलों की गणना की जाती है। इसमें क्या होता है कि सबसे, इससे पहले हम ध्यान में रखेंगे कि हम कहाँ पे फ्रिज रखेंगे रूम में, कहाँ पे कूलर रखेंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम निश्चित कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे इतना लाइव लोड आएगा तो कितना भार आएगा। ठीक, और उसके अनुसार हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की डिजाइन करेंगे। ठीक, और प्रतिबल की गणना करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं विंड लोड यानी पवन भार के बारे में। जो पवन भार है, विंड लोड है, ये भवन की संरचना की भौगोलिक स्थिति यानी कि मतलब किस जगह पे आप बना रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा हवा चल रही है वहाँ पे विंड लोड अधिक लिया जाएगा। अगर तराई क्षेत्र है, ज़्यादा नीचा क्षेत्र है, तो वहाँ पे हवा का प्रभाव कम होता है। ठीक, तो ऐसे वहाँ पे हवा का प्रभाव कम होगा तो वहाँ पे हवा विंड लोड कम लिया जाएगा। जैसे कि भौगोलिक स्थिति, ऊंचाई, पवन का वेग, पवन की दिशा पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या किए, बिल्डिंग बनाए हैं। ठीक, कहीं भी बनाए, कश्मीर में बनाएंगे, ऊंचाई क्षेत्र है। ठीक, कहीं नीचा है तो वहाँ पर हवा का प्रभाव अधिक होगा। यहाँ पर हवा कैसे चलती है, ठीक, उस पर भी निर्भर करेगा। ठीक, अब विंड लोड का विश्लेषण किसकी डिजाइन में करते हैं, जैसे कि जो कैंचियों का छत होगा, जैसे कि ये हमारा जो ढालू छत होता है इसके विश्लेषण में, और चिमनियों के अभिकल्पन में जो पवन भार होता है इसका मुख्य रूप से विश्लेषण किया जाता है। ठीक, जो हम स्लोपी छत बनाते हैं उसमें, और जो चिमनी बनाते हैं ये बहुत ऊंची ऊंची बनाई जाती हैं। ठीक, और जो ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाती हैं उसमें जो विंड लोड होता है उसको ध्यान में रखकर ही उसकी डिजाइन की जाती है। अब चलिए बात करते हैं हिम भार यानी मतलब स्नो लोड के बारे में। तो हिमपात वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे हिमपात वाले क्षेत्र वो पर्वतीय क्षेत्र हिली एरिया में जहाँ हिमपात स्नोफॉल होता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब ऐसे एरिया हैं जहाँ पे क्या होता है, हिमपात होता है। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, जब हिमपात होगा तो हमारी संरचना पे बर्फ पड़ेगा और भार बढ़ जाएगा हमारी संरचना पे। तो इस प्रकार वहाँ पे जो भी डिजाइन किया जाता है इस स्नो भार को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं सेस्मिक लोड यानी भूकंप भार के बारे में। ठीक, भूकंप आने की जब संभावना होती है तो वहाँ पर जिस एरिया में भूकंप आने की संभावना होती है वहाँ पे इस भार को विशेष तौर पर ध्यान में रखकर भूकंप की बिल्डिंग की डिजाइन की जाती है, स्ट्रक्चर का डिजाइन किया जाता है। जैसे कि हमारा विश्व में एक ऐसा देश है जो जापान जो है सबसे अधिक भूकंप से प्रभावित होता है। वहाँ पे लगभग हर रोज कहीं ना कहीं भूकंप आते रहते हैं। ठीक, तो अब आगे बात करते हैं हम अभिकल्पन पद्धति यानी मतलब डिजाइन प्रोसीजर के बारे में। ठीक,
तो किसी संरचना का विकल्पन निम्न 3 चरणों में किया जाता है। जो पहला चरण है क्या है, संरचना पर आने वाले भारों की गणना। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पहले चरण में कि जो भी संरचना हम बना रहे हैं, ठीक, तो उसमें जितने भी मेंबर प्रयोग किए जा रहे हैं उसका कुछ पॉसिबल सेक्शन यानी कि मतलब कुछ संभाव्य परिच्छेद मान लेंगे। ठीक, और मानने के बाद स्टील टेबल उठाएंगे और स्टील टेबल में उसका जो यूनिट लेंथ का जो वेट होता है दिया रहता है, उसके द्वारा हम क्या करेंगे अचल भार की गणना कर लेंगे। ठीक, अचल भार की गणना करने के लिए फ्रेंड्स कुछ आनुभविक सूत्र भी दिए गए हैं जिसके उपयोग करके भी हम अचल भार की गणना कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो भी हम भार ज्ञात करते हैं, जो भी फर्स्ट स्टेप में हम भार ज्ञात किए हैं, संरचना पर इन भारों का परिणामी का विश्लेषण करते हैं। ठीक, जो भी ये भार ज्ञात किए हैं उस भार का इस संरचना पर क्या परिणाम होगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, जैसे कि बंकन आघूर्ण हो गया, फिर अपरूपण हो गया, फिर मरोड़ हो गया, इसको कुछ मानेंगे, इसको आवश्यकता पड़ने पर क्या करेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में बांटेंगे। ठीक, बांटने के बाद क्या करेंगे उसका संरचना के उपांगों पर जो प्रतिबल हो रहा है उत्पन्न हो रहा है, जो भी सेक्शन पर प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उसका स्वरूप क्या है और तीव्रता क्या है, क्या करेंगे उसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक, उसके बाद तीसरे चरण में क्या करेंगे हम कि खंडों का चयन एवं जांच। तो सेकेंड स्टेप में जो भी हम प्रतिबल ज्ञात किए हैं, जो भी हम ज्ञात किए हैं प्रतिबल का स्वरूप और तीव्रता, उसके आधार पर क्या करेंगे हम किसी खंड का चयन करेंगे। जो भी खंड होगा उसका चयन करेंगे। स्टील टेबल में सब कुछ दिया रहता है कि इस सेक्शन के द्वारा कितना प्रतिबल सहन किया जा सकता है, ठीक, मैक्सिमम। तो ऐसा हम परिच्छेद चयन करेंगे जो कि स्ट्रेस को क्या करे सहन कर ले। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि खंडों की सुरक्षा के लिए जांच की जाती है। ठीक, जब हम खंड चयन कर लेंगे, ठीक, तो फिर से हम क्या करेंगे जो वास्तविक लोड है, जो वास्तविक लोड आ रहा है संरचना पे, उस लोड के द्वारा उस स्ट्रक्चर में जो प्रयोग किए गए हैं सेक्शन, उस सेक्शन में क्या प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उस वास्तविक प्रतिबल को अब ज्ञात करेंगे। इसके पहले जो भी हम प्रतिबल ज्ञात किए हैं वो कुछ अनुमानित हैं। ठीक, अब जो भी पूर्वक किया गया है उसमें जो प्रतिबल हम ज्ञात करेंगे वो वास्तविक प्रतिबल होगा। तो जो वास्तविक प्रतिबल होगा वो अनुज्ञेय मानों की सीमा के अंदर होना चाहिए। अनुज्ञेय मान मतलब आप लोग जानते हैं परमिसिबल लिमिट, जो भी परमिसिबल लिमिट होगी उसके अंदर ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि परमिसिबल लिमिट हमारा क्या है 10 है। ठीक, तो जो भी हम प्रतिबल ज्ञात किए हैं वास्तविक प्रतिबल खंडों में वो क्या होना चाहिए 10 से अधिक होना चाहिए, 10 से कम ही होना चाहिए। अगर 10 से अधिक हो जाता है तो हमारा सेक्शन फेल हो जाएगा। इसलिए जो भी हम वास्तविक प्रतिबल ज्ञात करेंगे अंत में जांच करने के लिए सेक्शन की, वो हमेशा परमिसिबल लिमिट से कम होना चाहिए। ठीक, अगर अधिक हो जाता है तो क्या करेंगे हम पुनः उससे बड़ा सेक्शन मानेंगे। ठीक, और मानने के बाद क्या करेंगे कि फिर उसकी जांच करेंगे जब तक कि जो हमारा वास्तविक मान है जो वो परमिसिबल लिमिट से कम ना हो जाए। ठीक, इस प्रकार हम खंड का चयन करेंगे, प्रयोग करेंगे। इस प्रकार जो भी हम डिजाइन किए हैं वो हमारा सेफ होगी। ठीक, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जो भी सेक्शन प्रयोग किए जाते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्टील का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उन सभी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन किए। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट के बारे में। ठीक, तो जॉइंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला जॉइंट क्या है रिवेटेड जॉइंट, जो सेकेंड है वेल्डेड जॉइंट, और तीसरा क्या है बोल्टेड जॉइंट। तो सबसे पहले हम रिवेटेड जॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।